हेलो 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 हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। अरे सुन पा रहे हो? हेलो हेलो। यार सुन पा रहे हो तो रिप्रेजेंट करो, कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करो। हाँ। यस यस यस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो, एक चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, मतलब मुझे लगता नहीं है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में कोई डाउट शाउट आपको बचा होगा। तो यहां पर कोई डाउट नहीं है। तो आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। न्यू जर्नी, न्यू चैप्टर, न्यू शो, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। हाँ बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। टेस्ट में देखो आगे का तो नहीं आएगा, पुराना ही आएगा। ठीक है, जो भी टेस्ट में आएगा बैक का आएगा, न्यू नहीं आएगा। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी आपकी अपलोड हो जाएगी आज, या हो गई होगी रात में, ठीक है। नहीं हुई होगी तो आज हो जाएगी, क्योंकि कल क्लियर डिस्कशन हो गया था कि सारी एनसीईआरटी चैप्टर के एंड में ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। ओके, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट क्या होगा देख लो पहले तो। सबसे पहले टारगेट आज का क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज लोकोमोशन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, क्योंकि आपके सिलेबस में जो डिटेल दे रखा है ना, वो स्केलेटल मसल्स का दे रखा है, ठीक है। जो डिटेल दे रखा है वो स्केलेटल मसल्स का दे रखा है, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, समझना आप इसके अलावा, ठीक है, जो कार्डियक और स्मूथ मसल्स की अगर बात की जाए तो इसका कंपैरिजन दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल में सही कंपैरिजन तो दे रखा है टिश्यू वाले चैप्टर में, जो मैं टिश्यू में भी कराता हूं। पर टिश्यू वाला जो कंपैरिजन है वो उठा के यहीं ले आएंगे, यानी टिश्यू यहीं फिनिश कर देंगे, मस्कुलर टिश्यू पूरा का पूरा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जो आज का टारगेट होगा हमारा, तो आज का जो हमारा टारगेट होगा बेटा, एक तो लोकोमोशन और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स डिटेल में दे रखा है एनसीईआरटी में, स्मूथ और कार्डियक कंपैरिजन दे रखा है, जो हम लास्ट में लेंगे, स्टार्टिंग में नहीं लेंगे। तो पहले हम स्केलेटल कंप्लीट करेंगे, फिर हम लास्ट में इसको लेंगे, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, आ जाओ फटाफट। हाँ, एनसीईआरटी फोल्डर में मिलेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। एनसीईआरटी फोल्डर में मिलेगा, और एनसीईआरटी फोल्डर मुझे लग रहा है जहां पर आपका स्टडी मटेरियल, या कहते हैं ना कि आपके जहां पर ई बुक सेक्शन होता होगा, ई बुक सेक्शन या स्टडी मटेरियल सेक्शन, वहां पर एनसीईआरटी फोल्डर मिल जाएगा। अरे भाइयों, चैप्टर का नाम क्या है अब देख लो, चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, सारे के सारे जुड़ चुके हैं, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फिर से बोल रहा हूँ। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन और मूवमेंट। भाइयों अब इधर आ जाओ, ठीक है। भाइयों, चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। तो भाइयों, चैप्टर का नाम लोकोमोशन मूवमेंट है, पहली बात, जिसके अंदर हम पूरा मस्कुलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो जो आज का हमारा टारगेट होगा, समझ गए होगे, आज हम मसल्स की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इस मनुष्य की मसल्स की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसके मूवमेंट से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिक बेसिक बेसिक, ठीक है। तो वो सारा आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो वही लोकोमोशन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स क्या है। भाइयों अब इधर आ जाओ। एनसीईआरटी की, भाइयों निकल रहा है अब, ठीक है। तुम लोग लिखते ही हो ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मैं लोकोमोशन की बात करता हूं, समझो लोकोमोशन क्या होता है। लोकोमोशन और मूवमेंट समझना, अगर जैसे मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मेरी बॉडी एक ही जगह, ये दिस इज अ मूवमेंट, दिस इज अ मूवमेंट, ठीक है। और अगर मेरे लिम्स के मसल्स के अंदर मूवमेंट होता है, स्पेशली लोअर लिम्स के अंदर,
तो मेरे अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये बॉडी क्या कर रही है मेरी, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। जब मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मसल्स, तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन। समझना मेरी बात। लोकोमोशन जो स्पेसिफिक फीचर्स है, लोकोमोशन जो स्पेसिफिक फीचर्स है वो किसका फीचर्स है, लोकोमोशन स्पेसिफिक फीचर एनिमल का है। और मूवमेंट जो स्पेसिफिक फीचर है, मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, मूवमेंट जो स्पेसिफिक फीचर है वो एनिमल्स का भी है और प्लांट का भी है। प्लांट मूव करते हैं पर प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, एनिमल लोकोमोशन करते हैं ड्यू टू मूवमेंट। यानी सारे मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से ही होता है। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो लोकोमोशन नहीं होंगे। भाई मसल्स में मूवमेंट होता है तो स्केलेटल सिस्टम में मूवमेंट होता है, स्केलेटल सिस्टम में मूवमेंट होगा तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। समझे या नहीं समझे? हाँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, हिंदी में बोलते हैं शायद प्रतिस्थापित करके, ठीक है। एक बॉडी है, यहां पर है, समझ रहे हो, ये मूव करती हुई ये यहां से यहां पहुंच गई, ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख देता हूं, जहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको हम बोलेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन तो एक्चुअल में ये है लोकोमोशन। जब बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा तब हम टर्म यूज करेंगे लोकोमोशन। इसमें किसी को कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई भी डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, चलो क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब जैसे कुछ मैं एग्जांपल यूज करूंगा, कुछ एग्जांपल यूज करूंगा, जैसे मानो अमीवा है, अमीवा के अंदर क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है, समझना मेरी बात। तो वहां पर स्ट्रीमिंग मूवमेंट जेल की होती है, तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट जब जेल की होती है जिसमें, ठीक है, जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी वजह से होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से स्यूडोपोडिया बनते हैं, फिर बनते हैं, फिर तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट। इस मूवमेंट की वजह से अमीबा क्या करता है, लोकोमोशन। मेरी बात समझ रहे हो? तो अमीबा में क्या हो रहा है, लोकोमोशन। जैसे स्पम की बात कर लो, स्पम में फ्लैजला होता है, ठीक है, टेल। तो फ्लैजला में क्या हो रहा है, मूवमेंट, इसके से स्पम में क्या हो रहा है, लोकोमोशन, ठीक है। या युगलिना की बात कर लो, या किसी भी ऐसा एनिमल जिसके अंदर फ्लैजला या सीलिया होते हैं, तो फ्लैजला और सीलिया में क्या होते हैं, मूवमेंट, जिसकी वजह से, ठीक है, बॉडी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, लोकोमोशन। क्लियर है बिल्कुल? समझना मेरी बात। हमारे बॉडी की मसल्स में क्या होता है, मूवमेंट, जो बॉडी को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, डिस्प्लेसमेंट करती है, इसको क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। तो मेरी बात तो समझ में आ गई होगी क्या है लोकोमोशन, ठीक है। तो अगर मैं एनसीईआरटी की कुछ लाइंस की बात करूं तो एनसीईआरटी की लाइन कहती है, मूवमेंट ऑफ सीलिया, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजला एंड टेंटिकल्स, टेंटिकल्स कहां होते हैं, हाइड्रा के अंदर, ठीक है। सो बाय मैनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई, कई ऑर्गेनिज्म के सो होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कैन मूव, जो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग, अब मैं ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूं, ह्यूमन बींग कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड, टंग एटसेट्रा। भाई हम अपने आईलिड को भी मूव करा रहे हैं, हम अपने जॉ को भी मूव करा रहे हैं, समझना मेरी बात। टंग का भी मूवमेंट हो रहा है, हमारे अपर लिम्स का भी मूवमेंट हो रहा है, और लोअर लिम्स का भी मूवमेंट हो रहा है। क्या सारे के सारे मूवमेंट मेरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, लोअर लिम्स में मूवमेंट होगा तो मेरी बॉडी का क्या होगा, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब मेरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी, इसको लोकोमोशन बोलेंगे। यानी सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं करा सकते, पर लोकोमोशन मूवमेंट पर ही डिपेंड होता है। क्लियर है? यस या नो? अगर कहीं कोई वीडियो में या साउंड में दिक्कत आ रही है तो एक बार रिफ्रेश कर दोगे, चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। आ जाओ भाई, वापस आ जाओ, तुम चाहते ही नहीं हो चीजें रहें, ठीक है, हो गई, ठीक है, प्राइवेट, आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज
ऑफ प्लेस ऑफ लोकेशन सच वॉलेंट्री मूवमेंट, ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। अब यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट शाउट होना चाहिए लोकोमोशन है क्या। ठीक है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ये मैं बता ही चुका हूं, इसमें कोई डाउट आएगा ही नहीं आपको। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटेट। अब लोकोमोशन किस पर डिपेंड करता है? हैबिटेट और डिमांड ऑफ सिचुएशन। वो एनिमल मैंने बताया था ना किस पर बेस्ड है, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन किस पर बेस्ड है, आप किस वातावरण में रहते हो और आपकी डिमांड क्या है, सिचुएशन की डिमांड क्या है, इन दो चीजों पर बेस्ड होता है क्या? लोकोमोशन। फिर से बोल रहा हूं, आपका हैबिटेट क्या है, ठीक है, आपकी डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है, इस पर बेस्ड होता है आपका लोकोमोशन। समझ में आया है नहीं आया? ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है, इंपोर्टेंट थी इसलिए मैंने लिखा, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं। तो आप अमीगोडल मूवमेंट मैंने बता दिया, सिलरली मूवमेंट मैंने बता दिया, और डिटेल में आप पढ़ने वाले हो मस्कुलर मूवमेंट, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम भाई यहां मस्कुलर मूवमेंट की बात करेंगे तो मसल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मसल्स है क्या? ठीक है, तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिनका ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन ध्यान रखना है, मीजोडर्मल होता है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन मतलब एक्टो मीजो एंडो कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एपिथेलियल टिश्यू कहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। और नर्वस टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, जो मैं टिश्यू में पढ़ाऊंगा ये आपको। मसल से स्पेशलाइज्ड टिश्यू ओरिजिन क्या होगा इसका? मीजोडर्मल। ठीक है, ओरिजिन मीजोडर्मल ओरिजिन। नंबर ऑफ मसल्स, अगर मैं नंबर ऑफ मसल्स की बात करता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं इन एडल्ट? वैसे आफ्टर बर्थ कॉमन ही रहेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली बैठते हैं 639। तो यह पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में एक एडल्ट में नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं? तो एक ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ मसल्स 639 होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। इसमें कुछ पेयर्ड होते हैं, कुछ अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, अगर ये याद कर लो तो और ही अच्छी बात है। पेयर्ड भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं। पेयर्ड की बात करते हैं तो लगभग 317, अनपेयर्ड की बात करते हैं तो 5। ठीक है, आप समझ रहे हो, 317 317 ये पेयर्ड होते हैं और 5 अनपेयर्ड होते हैं। टोटल लगभग 639 मसल्स होते हैं एडल्ट के अंदर आफ्टर बर्थ। ठीक है, जन्म लेने के बाद नंबर ऑफ मसल्स नहीं बढ़ते, ध्यान रखना। एक WWF या WWE का फाइटर है और एक सूखा पहलवान है, नंबर ऑफ मसल्स दोनों में बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई सूखा पहलवान है तो वो बोले कि यार मेरे पास तो मसल्स कम है, तेरे पास मसल ज्यादा है ना, दोनों के पास मसल्स बराबर हैं। ठीक है, पर उसने अपनी मसल्स के अंदर क्या कर लिया है? हाइपरट्रॉफी कर ली। पहलवान ने अपनी मसल्स में हाइपरट्रॉफी कर ली, एक सूखे पहलवान के ने हाइपरट्रॉफी नहीं की, तो इसका मतलब मसल्स उतने ही है पर उसके अंदर फुलाव, हाइपरट्रॉफी नहीं है, ये ध्यान रखना बस। हाँ बेटा, 317 पेयर्ड होते हैं, 5 अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, 369 अरे 369 639। ठीक है, टोटल मसल्स कितने होते हैं? 639 होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। 639 टोटल मसल्स होते हैं, 317 पेयर्ड होते हैं। ठीक है, प्लस 5 अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, इतना याद कर लो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी की लाइन है, पूरे बॉडी वेट का कितना परसेंट बनाती है मसल्स? एक एडल्ट के बॉडी वेट का लगभग 40 से लेके 50% मसल्स बनाते हैं। ठीक है, किसका? बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं मसल्स की, तो मसल्स की 4 प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, एक तो एक्साइटेबिलिटी,
एक्साइटेबिलिटी नर्व की प्रॉपर्टी भी होती है, एक्साइटेबिलिटी मसल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। आप समझ रहे हो? एक्साइटेबिलिटी नर्व की प्रॉपर्टी भी होती है, एक्साइटेबिलिटी मसल्स की, ये नर्व और मसल्स की कॉमन प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, आप समझ रहे हो? क्योंकि नर्व की मेम्ब्रेन पर भी चार्ज होता है, मसल्स की मेम्ब्रेन पर भी चार्ज होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो दोनों की जहां चार्ज होगा पोटेंशियल होगा, टच करने पर डीपोलराइजेशन अगर होता है तो समझ लो वो नॉर्मल सेल नहीं है, वो एक्साइटेबल सेल है। तो नर्व की प्रॉपर्टी भी होती है और मसल्स की प्रॉपर्टी भी होती है एक्साइटेबिलिटी। समझ में आया नहीं आया? शुभम वर्मा, बुकों पर मत जाओ, ठीक है, क्योंकि जितनी बुक पढ़ोगे उसमें वेरिएशन है। ठीक है, कुछ डेटा स्टैंडर्ड होता है तो स्टैंडर्ड डेटा लेके चलना होगा। ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड डेटा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स की बात करते हैं। इट इज एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी समझ में आ गया? अब ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ऑल्सो प्रेजेंट इन नर्व्स, मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में। न्यूरॉन्स के अंदर भी एक्साइटेबिलिटी होती है, पर कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मसल्स की प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिबिलिटी सिर्फ मसल्स की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता बोलते हैं, सिर्फ मसल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो इलास्टिसिटी मसल्स की प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी मसल्स की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिबिलिटी मसल्स की प्रॉपर्टी है, पर एक्साइटेबिलिटी मसल्स और नर्व दोनों की प्रॉपर्टी है। समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? यस या नो? हिमांशु? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन जर्म लेयर होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो यार जानते होगे, जर्म लेयर ही नहीं पता, कोई नहीं। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीन जर्म लेयर होते हैं जब एम्ब्रियो बनता है। इसी लेयर से, इन्हीं लेयर से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया। ये और ये और ये ओनली मसल्स की प्रॉपर्टी है, जबकि एक्साइटेबिलिटी मसल्स और नर्व सेल या न्यूरॉन्स दोनों की प्रॉपर्टी है। चलो, ये बेसिक प्रॉपर्टी आ गई। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स। समझना मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है? समझना मेरी बात। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं, अच्छा यही नहीं, यही लिखता हूँ, प्रो पॉइंट्स बना के लिखता हूं मैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं जिसको हम सिंसाइसियम बोलते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, दूसरा समझना। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियो बना होता है ना, एम्ब्रियो, ठीक है, जब एम्ब्रियो बना होता है तब एम्ब्रियो के अंदर कुछ सेल फ्यूज होकर के, कितने, 100 या 100 से ज्यादा, एक मसल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। आप समझना मेरी बात, एक मसल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 100, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मायोब्लास्ट से। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज,
मोर देन 100 मायोब्लास्ट सेल फॉर्म सिंगल मसल फाइबर। कैसे? देखो, मायो मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके छोटे छोटे सेल। ऑल आर मायोब्लास्ट। आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर फ्यूजन इनसे बनता है मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर। एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर को बनाने के लिए इक्वल टू या मोर देन 100 मायोब्लास्ट सेल आपस में फ्यूज करते हैं आफ्टर फ्यूजन, ठीक है। एक सिंगल मसल फाइबर बनता है, समझना मेरी बात। इसलिए ध्यान रखना है कि एक बार अगर मसल फाइबर बन गए और टूट गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। मसल्स के नंबर को आप नहीं इंक्रीज कर सकते, यानी समझना मेरी बात। एक होती है हाइपरट्रॉफी, एक होती है हाइपरप्लेसिया। मसल्स में हाइपरट्रॉफी तो होती है, मसल्स की थिकनेस तो बढ़ेगी, नंबर नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, एक केस किस्सा बताता हूं, मैंने बताया भी था बच्चों को और भी क्लासेस में, लेक्चर में, क्योंकि उस समय का किस्सा है, ठीक है, जब मैं बहुत जिम में जाया करता था। तो उस समय मेरे सामने एक बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चा ही समझ लो या समझ सूखा साका सा, ठीक है। तो सॉरी एक बच्चे ने ज्वाइन किया, तो मैंने कहा भाई तुमने क्यों ज्वाइन किया? भाई मसल्स बनानी है, ठीक है। मैं ठीक है। तो मैंने कि जब मसल्स बनानी है तो खाना पीना क्या है और कैसे एक्सरसाइज करनी है, एक जो अपने कोच होते हैं उनसे डिस्कस करना। अरे कोच से ज्यादा तो मुझे आता है, ठीक है, एक महीने में बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अपने आया उल्टा सीधा ऊट पटांग, ये किया वो किया, ऊट पटांग हरकतें की उसने, ठीक है। एक महीने में थोड़ा सा, तब भी पहले जब ज्वाइन किया तब भी ठीक था, मतलब ठीक था, उससे भी ज्यादा कमजोर हो गया। तो मैंने भाई तू मसल्स बना रहा है या तोड़ रहा है? समझ रहे हो? क्योंकि अगर तू गलत हरकतें करेगा तो मसल्स टूटेंगी और मसल्स दोबारा बनती नहीं है। तब वो डर गया। तो मैंने कहा अगर तुझे मसल्स बनानी है, डेवलप करनी है, हाइपरट्रॉफी करनी है, तो किसी अच्छे कोच की गाइडेंस में कर, नहीं तो मसल्स बढ़ने की जगह मसल्स कम हो जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल? मसल्स इंक्रीज होने की जगह मसल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, जिससे मामला बिगड़ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है, क्लियर है। मैं नहीं था भाई, ठीक है, मैं नहीं था। मेरी मसल्स कम लग रही हैं क्या? ठीक है, मसल्स हैं भाई, पूरी पूरी मसल्स हैं, ठीक है। मेरी मसल्स कम नहीं है, मसल्स हैं, ठीक है। तो वो मैं नहीं था। हाँ, समझ रहे हो? वो एक था। मैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही बोलूंगा? ठीक है, अपनी बात बताऊंगा, अपनी बात भी होगी तो सच बोलूंगा तुम्हें, ठीक है। इस बहाने हंस लोगे आप भाई, ठीक है, इस बहाने ही हंस लोगे ठीक है।
तो कोई नहीं, ठीक है। तो दुनिया के अंदर लोग टेंशन में है, हंसी बहुत कम आती है, तो हंसी आ जाए तो अच्छी बात है। तो सच बात होगी तो बताऊंगा, पर एक्चुअल में ये रियल है, ये रियल है, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे वो वाक्य अभी भी याद है, ठीक है। तो एकदम आया था, मतलब ऊट पटांग हरकतें ये किया वो किया, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि इतना तो मुझे नॉलेज थी कि अगर मसल्स में हाइपरट्रॉफी करनी है तो टोनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कितना वेट आप ले रहे हो, कितनी टोनिंग दे रहे हो, कितनी, समझ रहे हो ना, कितना एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ठीक है। थाई एक्सरसाइज करने से, ठीक है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। आप किस एक्सरसाइज से किस पर कहां इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इतनी नॉलेज तो तब भी थी मुझे, ठीक है, समझ रहे हो, उस जमाने के अंदर भी। समझ रहे हो ना मेरी बात। आगे जाकर के तो बहुत ज्यादा हो गई, जब आपने एमएससी करते हो तो एमएससी में आप बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो, ठीक है। तो फिर तो पूछो ही मत, फिर तो मैं दूसरों को गाइड करने लगा, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि एक्चुअल में एक मसल फाइबर, दो तरीके की मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। एक मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा, जिसके अंदर सेल फ्यूज कर रहे हैं और एक बड़ी सेल बन रही है, इसको सिंसाइसियम बोलते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी ने एक टर्म दे रखा है सिंसाइसियम। मेरी बात समझ रहे हो। तो एनसीईआरटी ने एक टर्म दे रखा है, तो उसके बेस पर मैंने यहां लिख दिया है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड भी दो तरीके के होते हैं। एक न्यूक्लियस का कंटिन्यू डिवीजन चल रहा है, न्यूक्लियस का कंटिन्यू डिवीजन चल रहा है, ठीक है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हो गई। एक कोई डिवीजन नहीं चल रहा, कई सेल आपस में फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनती है, तो उसको सिंसाइसियम बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नंबर ऑफ मसल्स फिक्स हो जाता है। जन्म लेने के बाद आफ्टर बर्थ नंबर कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, मसल्स को और भी हम टर्म से यूज करते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो ये मसल्स कैसे होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं मसल्स, वॉलेंट्री होते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, इनको स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। ये वॉलेंट्री मसल्स से हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, स्ट्राइटेड हैं। स्ट्राइटेड का मतलब है इनमें लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है, लाइट एंड डार्क बैंड। जहां पर लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होंगे वो स्ट्राइटेड मसल्स होंगे। स्ट्राइप्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स बैंड। ट्रांसवर्स बैंड प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज कॉल्ड, ठीक है, स्ट्राइप्ड। तो इनको स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड बोलते हैं, स्ट्राइटेड और स्ट्राइड, समझना। लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्राइटेड मतलब लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है, स्ट्राइप्ड का मतलब है ट्रांसफर्स बैंड यहां पर प्रेजेंट है। ये ध्यान रखना है आपको। ये नाम वॉलेंट्री तो आप समझते हो, अपनी इच्छा के अनुसार बात करते हैं। सिंसाइसियम का मतलब सेल के फ्यूजन से, कई सेल के फ्यूजन से ये मसल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको, ठीक है, समझ रहे हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी प्रेजेंट होती है, हाइपरप्लेसिया प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। हाइपरट्रॉफी कैसे होती है, देखा होगा कई लोग स्टेरॉइड्स यानी एंड्रोजन के इंजेक्शंस लेते हैं, ठीक है। देखा होगा जिमों में अगर कभी गए हो तो लोग क्या करते हैं, ठीक है, मतलब कम समय में ही सलमान खान बनना चाहते हैं, ठीक है, मतलब या कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, ऐसे बोलो, तगड़ा अच्छा अच्छा खासी बॉडी वाला, मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो क्या काम करेंगे, स्टेरॉइड्स लेंगे। स्टेरॉइड्स मतलब है एंड्रोजन, DHEA। जब आप DHEA के इंजेक्शन लेते हो तो ये मस्कुलरिटी बढ़ाते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपके हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर, और ड्रग्स में भी पढ़ाऊंगा उसको मैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये DHEA, डिहाइड्रो, ठीक है, DHEA, समझ रहे हो, डाईहाइड्रो एपी एंडोस्ट्रॉन, ठीक है। इट इज अ टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड, टाइप्स ऑफ एंड्रोजन, जो मस्कुलरिटी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें नंबर नहीं बढ़ेगा, फिर से बोल रहा हूं, हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरप्लेसिया नहीं होगा। मतलब नंबर बढ़ेगा, सॉरी, साइज बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगी, नंबर नहीं बढ़ेगा। समझ में आया नहीं आया। बिल्कुल, जब भी आप ऐसी कोई भी चीज लेते हो तो उसका असर सीधा किडनी पर पड़ता है। कोई भी टॉक्सिक चीजें सीधा किडनी पर असर डालती हैं, किडनी उसको बाहर निकालने की भी दम लगाती है, और उस पर लोड बढ़ जाता है और किडनी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी लोड पड़ता है, पर किडनी पर जो मेनली असर पड़ता है वो, जो लोग फॉस्फोक्रेटिनिन लेते हैं, बताऊंगा अभी अभी आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, उसमें स्पेशली कह सकते हो
जो एनर्जी प्रोवाइडर है। कुछ लोग जिम में जाते हैं, एक पाउडर पीते हैं वो, ठीक है, कहते हैं इस पाउडर को पीने से एकदम घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। तो मैंने भाई क्या होगा, 1 घंटे तक ताकत रहेगी, 1 घंटे में मैं एक्सरसाइज करूंगा सारी की सारी, ठीक है, फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, मतलब नॉर्मल से भी और कम हो जाऊंगा। तो मुझे उस एनर्जी को वापस लाने के लिए खूब सारी डाइट लेने पड़ेगी। तो ऐसे लोगों की किडनी समय से पहले ही चल पड़ती हैं, समझना मेरी बात, ठीक है। क्योंकि वो मैं पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, कि वो मसल्स के लिए क्या करता है, पूरा मतलब पूरा अप्लाइड कनेक्ट करूंगा रूटीन लाइफ से जो कर रहे हैं लोग। इस वजह से लोग एक्चुअल में मस्कुलरिटी तो बढ़ रही है, पर अंदर से खोखले हो रहे हैं, खोखले, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ठीक है। तभी तो कहता हूं कि जो अपने पुराने टाइम पर चीजें थी, ठीक है, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, एक्सरसाइज, पीटी, पहलवानी, ये एक्चुअल में असली चीजें थी, जो इंटरनल भी मजबूत करती थी इंसान को और एक्सटर्नल भी मजबूत करती थी, ठीक है। वापस आओ, ठीक है। तो एक बार तो समझ में यहां पर आ गई आपको, अब आगे बात चलती है। हम्म, अब हम बात अच्छा, इसमें लिख सकते हैं, एक चीज और ऐड कर दूं, इसमें जगह है। लिख दिया है मैंने हाइपरट्रॉफी वाली लाइन, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, मेरी बात समझना, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो ऐसे मानो कि एक बोन है, इस बोन से दिखाता हूं मैं आपको। मान लो एक बोन है, इस बोन से टेंडन के थ्रू, ये टेंडन्स हैं, टेंडन, टेंडन के थ्रू मसल्स कनेक्टेड होते हैं। ये टेंडन है जो बोन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब मैं मसल्स की बात करूंगा। यानी बोन को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर मैं मसल्स की बात करता हूं, तो मसल्स के अंदर भी हम्म,
ठीक है। मसल्स के अंदर सर्किल दिख रहे हैं आपको, ये कोलेजन फाइबर की हेल्प से आपस में बाइंड अप होते हैं, ये कोलेजन फाइबर। पूरी मसल्स के अराउंड भी कोलेजन फाइबर होते हैं और मसल्स के अंदर भी ये कोलेजन फाइबर है, इनको बांधने के लिए। बिल्कुल सही, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आएगा। यहां पर भी ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, और इसको मैं इनलार्ज कर रहा हूं अब यहां पर। समझने की कोशिश करना, समझने की थोड़ी कोशिश करना। ये एक्चुअल में एक मसल्स है, ये क्या है, मसल्स, ठीक है। ये मसल्स है, और मसल्स बनी किससे होती है, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे फेसिकल्स। ये फेसिकल हैं, जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, ये फेसिकल्स हैं। और फेसिकल्स छोटे छोटे, समझना मेरी बात, फेसिकल के अंदर क्या है, फेसिकल के अंदर क्या है, फेसिकल मिलके बने होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर से। इनको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर। अब ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर। और एक बात और समझना, देखो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये टोटल मसल्स के ऊपर भी होता है और मसल्स के अंदर फेसिकल्स के अराउंड भी होते हैं, फेसिकल्स के अराउंड भी होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं फैसिया, फैसिया। ये फेसिकल्स है, ये फैसिया है, ठीक है। फैसिया एक्चुअल में क्या है, इट इज अ व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, व्हाइट कोलेजन फाइबर है जो मसल्स के अराउंड भी होते हैं, पूरे मसल्स के जकड़ने के लिए। और इन छोटे छोटे फेसिकल्स, फेसिकल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इट इज अ मसल बंडल। मसल जिन बंडल से मिलकर बनती है ना भाई, मसल के छोटे छोटे बंडल के मिलने से बन रही है। मसल क्या है, मसल इज अ बंडल ऑफ, मसल इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स। फैसिया इज अ मसल बंडल। फैसिया क्या है, फैसिया है मसल बंडल। मसल किसका बंडल है, मसल फेसिकल का बंडल है, समझ रहे हो। मसल फेसिकल के मिलने से बना है, इस बार भी नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और फेसिकल को बांधने के लिए, जोड़ने के लिए इनके अराउंड कोलेजन फाइबर का, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो उसको बांधने का काम करते हैं, उसको फैसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैसिया, बिल्कुल सही, ठीक है। फैसिया इज अ कोलेजन फाइबर, इट इज अ फाइब्रस टिश्यू जो सारे के सारे फेसिकल को आपस में बांधने का काम करते हैं। ये कोलेजन फाइबर टोटल मसल्स के अराउंड भी होते हैं और मसल्स के अंदर फेसिकल के अराउंड भी होते हैं जिसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। अगर मैं फेसिकल की बात करता हूं तो फेसिकल किससे मिलके बने होते हैं, फेसिकल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे आपको, एक बार निकालो ये,
इसको बोलते हैं मसल फाइबर, समझना। फेसिकल मसल बंडल है या फेसिकल इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर, ऐसे भी बोल सकते हो। ये मसल फाइबर का बंडल होता है। ये एक सिंगल दिख रहा है ना, ये मसल फाइबर है। ये सिंगल मसल फाइबर है जिसके नीचे सार्कोलेमा की एक लेयर होती है। सार्कोलेमा की एक लेयर होती है ठीक इसके नीचे, समझना, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। तो ये है एक्चुअल में मसल फाइबर जिसमें एक लिक्विड है सार्कोप्लाज्म, जो कवर्ड है सार्कोलेमा से। और कैसा होता है ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर इज अ यूनिट ऑफ, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। मेरी बात समझ, सॉरी, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। तो मसल फाइबर, समझना मेरी बात, ये मसल फाइबर है, ठीक है। और इसके, मैं लिख देता हूं, ये लेयर दिख रही है ना, ये पिंक कलर की लेयर, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। इसमें लिक्विड दिख रहा है सार्कोप्लाज्म, समझना, ठीक है। सार्कोलेमा पिंक कलर की लेयर, सार्कोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है, और जिसके अंदर होते हैं छोटे 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 फ्लोट करते हुए फाइबर। इनको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मायोफाइब्रिल। मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ये एक्चुअल में मायोफाइब्रिल है, जिनमें लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। आपको लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, ये है मायोफाइब्रिल। ये है मायोफाइब्रिल, समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये है बेटा मसल। मसल इज अ बंडल ऑफ फेसिकल, या फेसिकल इज अ मसल बंडल। समझना मेरी बात, फेसिकल कौन है? मसल बंडल है। फेसिकल क्या है? इट इज अ मसल बंडल, समझना। और ये किसके मिलने से बनते हैं? मसल फाइबर। किसके मिलने से बनते हैं? मसल फाइबर, जो कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मसल फाइबर कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, देख रहे होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मसल फाइबर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड दिख रहे हैं, जिसके अंदर एक लेयर है सार्कोलेमा, जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है सार्कोप्लाज्म, जिसमें फ्लोट करते हैं छोटे छोटे फाइबर्स। इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। क्या बोलेंगे इनको? मायोफाइब्रिल। तो मायो मतलब तो कहीं पर भी टर्म आ जाए मायो, जैसे मायो ब्लास्ट बताया था ना, मायो ब्लास्ट, मायो फाइब्रिल, मायो टर्म आ गया, मायोजेनिक, हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है। मायो टर्म आ गया तो समझ लो मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन। साउंड प्रॉपर है या नहीं? हाँ साउंड बताओ, साउंड प्रॉपर है या नहीं? ओके है जी। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके। अरे स्लो तो नहीं है यार, साउंड तो ठीक है, बैटरी भी ठीक है। ठीक है, सब कुछ ठीक है बेटा। अभी कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझना मेरी बात, ये एक्चुअल में मसल फाइबर होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अच्छा यहां से हटा दो, ऊपर तो लिख ही दिया हमने।
जो कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं मसल फाइबर, जिनको आप मसल सेल भी बोल सकते हो। मसल सेल, ये बार पूछा गया है, मसल सेल, ये मसल सेल भी है, यही तो सेल होती है। हाँ, अब यहां चाहो लिख सकते हो, जो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल होती है, जिसको मसल फाइबर भी बोल सकते हो। इट इज अ यूनिट ऑफ, पर कैसी यूनिट, एनाटॉमिकल यूनिट, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल। क्योंकि फंक्शनल यूनिट तो सार्कोमियर होते हैं, बताऊंगा अभी मैं आगे, ठीक है। अब मायोफाइब्रिल किसके मिलने से बनते हैं, मायोफाइब्रिल छोटे छोटे फिलामेंट के मिलने से बनते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टिन और मायोसिन। समझना, इसमें क्या होंगे, एक्टिन होंगे या मायोसिन होंगे। जो एक्टिन होते हैं ना, जो एक्टिन होते हैं, एक्टिन, ये लगभग 3000 तक हो सकते हैं एक फिलामेंट्स के अंदर। मायोसिन अप्रोक्सीमेटली 150 तक हो सकते हैं। ये एक्टिन जो होते हैं थिन फिलामेंट है, थिन, जबकि मायोसिन की बात करता हूं तो ये थिक होते हैं, थिक। ये अंतर है थिन और थिक का। तो अब मैं फिर से उल्टा बोल रहा हूं, एक्टिन और मायोसिन के मिलने से बनते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी रखते हैं। ये मायोफाइब्रिल कहां फ्लोट करते हैं, ये मायोफाइब्रिल एक प्लाज्म में फ्लोट करते हैं, इसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर के अंदर होता है, सार्कोलेमा से कवर्ड होता है। क्लियर है बिल्कुल। यानी ये क्या हो गया, इट इज अ मसल फाइबर, जिसको मसल सेल भी बोल सकते हो, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये क्या बनाते हैं मसल फाइबर, इनके मिलने से फेसिकल्स बनते हैं, और कई फेसिकल के मिलने से मसल का फॉर्मेशन होता है। यानी मसल इज अ बंडल ऑफ फेसिकल, मसल इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स, ठीक है। ठीक है, तो मसल क्या है, इट इज अ बंडल ऑफ फेसिकल। मैं लिख देता हूं, मसल्स क्या है, एक तरीके से बंडल ऑफ फेसिकल। मसल इज अ बंडल ऑफ फेसिकल, समझना, जो मसल्स के अराउंड भी व्हाइट कलर के टिश्यू हैं, और इन फेसिकल के अराउंड भी व्हाइट कलर के टिश्यू हैं, जिनको फेसिया बोलते हैं, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, ठीक है। अगर मैं मसल के अंदर बात करता हूं, मसल के अंदर फेसिकल्स हैं जो फेसिया से कवर्ड है। फेसिकल को आप मसल बंडल बोल सकते हो, जो मसल बंडल, यानी मसल को बनाने वाले, मसल के अंदर बनाने वाले बंडल्स, ठीक है। तो फेसिकल को आप मसल बंडल बोल सकते हो, ठीक है। एक फेसिकल को बाहर निकाला, और फेसिकल के अंदर क्या भरा पड़ा है, फेसिकल के अंदर मसल सेल, या, ठीक है, समझ रहे, मसल फाइबर है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जिसके अंदर एक लिक्विड होता है सार्कोप्लाज्म, और जो लेयर होती है सार्कोलेमा। इसमें जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर फ्लोट करते हैं मायोफाइब्रिल, जो एक्टिन और मायोसिन के मिलने से बनते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ नहीं बचेगा आपका। बता, समझ में आया नहीं आया। वॉइस में कोई प्रॉब्लम है किसी को क्या, बीएमएस, बीएमएस, वंस मोर, अच्छा यार, कितने बार सुनोगे। सुनो मेरी बात फिर से एक बार, लास्ट बार बता रहा हूं, ठीक है। ये बोन है, बोन को मसल से जोड़ने के लिए होते हैं बेटा टेंडन, टेंडन। बोन को बोन से जोड़ते हैं लिगामेंट, जो पढ़ाऊंगा आगे टिश्यू में, ठीक है। तो इस बोन को मसल से जोड़ रहे हैं टेंडन। अब यह मसल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, मसल्स की बात कर लेते हैं। तो मसल क्या है, मसल छोटे छोटे बंडल, समझना, मसल एक बंडल है। किसका बंडल है, मसल फेसिकल का बंडल है। यानी कई फेसिकल के मिलने से एक बंडल बनता है, जिसको हम मसल बोलते हैं। तो मसल इज अ बंडल ऑफ फेसिकल, एक बात समझ में आ गई। अब मसल के अंदर जो बंडल्स हैं, उनमें से एक बंडल को निकाल लो, जिसको हम फेसिकल बोलते हैं। और सारे फेसिकल को जोड़ने के लिए कॉलिजन फाइबर होते हैं, इसको फेसिया बोलते हैं। अगर फेसिकल को निकाल के देखोगे, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम मसल फाइबर या मसल सेल बोलते हैं। यानी फेसिकल, मसल फाइबर और मसल सेल का बंडल होता है। समझना मेरी बात, फेसिकल इज अ
मसल बंडल बोल सकते हो या बंडल ऑफ मसल फाइबर बोल सकते हो। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। तो फेसिकल समझ में आ गया, जो कई मसल फाइबर के मिलने से एक बंडल बनता है वो फेसिकल है, कई फेसिकल के मिलने से जो बड़ा बंडल बनता है वो मसल्स है, यानी मसल फेसिकल का बंडल है, फेसिकल मसल फाइबर का बंडल है, ठीक है। मसल फाइबर एक्चुअल में मसल सेल होती है क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड होती है, एक दो नहीं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। जो अंदर लिक्विड होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, जो कवर्ड होता है सार्कोलेमा से होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और सार्कोप्लाज्म में जो फ्लोट करते हैं फाइबर, उन फाइबर को हम यूज करते हैं टर्म, ठीक है, जो अंदर फाइबर फ्लोट कर रहे हैं इनके टर्म यूज करते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए? मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, मसल्स का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स की बात की जाए तो ये एक्टिन और मायोसिन के मिलने से बनते हैं। मायोफाइब्रिल्स एक्टिन और मायोसिन के मिलने से बनते हैं। ये थिन फिलामेंट होते हैं, ये थिक फिलामेंट होते हैं। आई या नहीं आई? एक थिन फिलामेंट है तो एक थिक फिलामेंट है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? एकदम क्लियर करने की कोशिश की है। यस। अब एक चीज और ऐड करूंगा इसके अंदर, अगर आपसे पूछा है कवरिंग ऑफ मसल्स क्या होती है, कवरिंग ऑफ मसल्स, कवरिंग ऑफ मसल्स क्या बोलेंगे इसको? क्वेश्चन आए कवरिंग ऑफ फेसिकल, इसकी कवरिंग। क्वेश्चन आ जाए कवरिंग ऑफ मसल फाइबर, इसकी कवरिंग। इन तीनों की कवरिंग और याद कर लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। इसको तो बोलते हैं एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। इसको बोलते हैं एंडो, सबसे अंदर एंडो माइसियम। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम कवरिंग ऑफ मसल, पेरीमाइसियम कवरिंग ऑफ फेसिकल, एंडोमाइसियम कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। बस मसल फाइबर तक होता है, मसल फाइबर के अंदर तो मायोफाइब्रिल फ्लोट ही कर रहे हैं जो एक्टिन और मायोसिन के बंडल से। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अब मैं एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकालूंगा, ओनली सिंगल मायोफाइब्रिल, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। अब एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकालते हैं। एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला। एक मायोफाइब्रिल बाहर आ गया निकल के। एक मायोफाइब्रिल बाहर आ गया निकल के, ठीक है। इस मायोफाइब्रिल में जगह जगह इस तरीके से लाइंस होती हैं। इनको जेड लाइन बोलते हैं, समझना। और इसके अंदर आपको कुछ फाइबर देखने को मिलेंगे, कुछ मोटे फाइबर होंगे, कुछ पतले फाइबर होंगे, समझना।
कुछ फाइबर देखने को मिल रहे हैं आपको इस तरीके से, इतना ही दिखाते हैं। और इन फाइबर से कनेक्ट होते हैं और फाइबर, समझना ये छोटे छोटे फाइबर इनके ऊपर स्लाइड करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इस तरीके से अंदर फाइबर होते हैं। दो टाइप के फाइबर दिख रहे होंगे, एक येलो फाइबर दिख रहे हैं आपको, येलो, ये एक्चुअल में एक्टिन है। और जो अंदर थिक फाइबर दिख रहे हैं ये मायोसिन है। ये थिक होते हैं, ये थिन होते हैं, ठीक है। थिन और थिक फाइबर के मिलने से ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये लाइंस दिख रही है ना, जेड लाइन, इनको जेड लाइन बोलते हैं, जेड लाइन। ये दूसरी लाइन दिख रही है, ये क्या है, जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को समझना, ये दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं यूनिट सार्कोमियर। इट इज अ यूनिट ऑफ, कौन सी यूनिट है ये भी पूछा जाता है, फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। क्वेश्चन आएगा मसल्स की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, सार्कोमियर, ठीक है, बिटवीन टू जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं, मेरी बात समझ रहे हो क्या? दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं, समझे नहीं समझे? स्प्रिंग टाइप एक्चुअल में प्रोटीन से ना, छोटी छोटी प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। बीच में मायोसिन दिख रहे होंगे आपको, थिक होते हैं। तभी तो देखो, ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है भाई। जो येलो येलो दिख रहे हैं आपको, ये लाइट बैंड है, ठीक है, ये लाइट हो गए, ये बीच में डार्क हो गए। अगर देखोगे ना, बीच वाला पार्ट डार्क आएगा, ठीक है। लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे। लाइट डार्क लाइट, समझना मेरी बात, यहां से यहां तक लाइट है, फिर डार्क आ गया, फिर लाइट आ गया। तो यहां आपको लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं। दो जेड लाइन के बीच वाले पार्ट को सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन टू जेड लाइन, समझना। एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट होते हैं, ठीक है। अब हम इन दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यहां आ जाओ, अब चीजें और समझ में आएंगी आपको अच्छे से। तो ये एक जेड लाइन हो गई, ये दूसरी जेड लाइन हो गई, समझ रहे हो ना? और दो जेड लाइन के बीच में क्या नजर आ रहा है आपको, ये यहां से यहां तक सार्कोमियर, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है, इट इज, आप कह सकते हो एक पार्ट है तो दो जेड लाइन के बीच में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, यहां से, अरे, यहां से यहां तक आपको सिर्फ एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है।
यहां से ओनली एक्टिन, यहां से यहां तक आपको एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। फिर देखो यहां से यहां तक आपको ओनली मायोसिन देखने को मिल रही है, फिर एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, और फिर यहां से यहां तक आपको एक्टिन देखने को मिल रही है। ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक आपको ऐसे देखो, यहां से देखो, मैं लाइन खींचता हूं, ये 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 लाइट बैंड आ गया, ठीक है। ओनली एक्टिन एक्टिन प्रेजेंट है। अब यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे, ओवरलैपिंग हो रही है एक्टिन और मायोसिन की, हो रही है ओवरलैपिंग। फिर ध्यान से देखो, ओवरलैपिंग हो रही है ना एक्टिन और मायोसिन की, इधर इस वाले पार्ट के अंदर यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ये मायोसिन हो गया। तो एक्चुअल में आपको कुछ बैंड दिख रहे होंगे, यहां देखोगे आपको यहां पर आई बैंड देखने को मिलेगा, आई बैंड, आई बैंड। यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ओ बैंड, ओवरलैपिंग हो रहा है एक्टिन और मायोसिन। फिर यहां पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैपिंग हो रहा है, ओ बैंड। फिर यहां पर आपको आई बैंड, पर बीच में आपको ओवरलैपिंग वाला पार्ट नहीं दिख रहा, नन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, नन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, एच जोन, एच जोन, नन ओवरलैपिंग वाला पार्ट। और यहां से समझना, यहां तक ये पूरा देख रहा ना आपको, यहां से यहां तक ये एक्चुअल में ए बैंड है, ए बैंड जो डार्क होता है, आई बैंड जो लाइट होता है, लाइट बैंड है, ठीक है। यानी ध्यान से देखोगे, आई बैंड इधर भी है, आई बैंड यानी लाइट बैंड। स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको, लाइट डार्क, लाइट। तो जहां लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं, एक्चुअल में उसको हम, ऐसे मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आई मतलब होता है आइसोट्रोपिक, मैं लिख देता हूं। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, समझना, मैं एक ही चीज समझाता हुआ चल रहा हूं। आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, आई बैंड मतलब है आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड, आई मतलब आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक समझते हो, आइसोट्रोपिक मतलब होता है समान, लाइट है तो सिर्फ लाइट ही रहेगा, ठीक है। आइसोट्रोपिक मतलब होता है समान, ओनली एक्टिन देखने को मिलेगा यहां पर, ओनली एक्टिन प्रेजेंट, यहां सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। फिर से वापस आ रहा हूं, आई का मतलब हो गया ओनली लाइट, लाइट, आई का मतलब हो गया सिर्फ लाइट, यानी ओनली एक्टिन प्रेजेंट होंगे और कुछ भी नहीं होगा आई बैंड के अंदर, एक्टिन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, ये आई बैंड हो गया। ए का मतलब क्या हो गया, एनआइसोट्रोपिक, असमान, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग भी हो रही है, नॉन ओवरलैपिंग, फिर ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग है तो ज्यादा डार्क है, कम ओवरलैपिंग नहीं है, कम डार्क है, फिर ज्यादा डार्क है। तो डार्कनेस समान नहीं है, सिमिलर नहीं है, असमान है। तो अगला क्या देखने को मिलने वाला है आपको, ए बैंड, ए बैंड, ए बैंड। ए मतलब क्या होता है, एनआइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, जिसमें समानता नहीं है, एनआइसोट्रोपिक बैंड, असमान, असमान, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ध्यान रखना, असमान, एनआइसोट्रोपिक असमान, ए बैंड, ठीक है। क्योंकि एनआइसोट्रोपिक बैंड जो होता है ना, ए बैंड, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है आपको, समझना, इसमें ओ बैंड भी आता है, फिर एच जोन आती है, फिर ओ बैंड आता है, यानी समानता नहीं है, असमानता है, समझ रहे हो, असमानता है इसमें ए बैंड के अंदर, इसलिए एनाइसोट्रॉपिक बोलेंगे। पर एक्चुअल में ए बैंड है क्या, इट इज अ लेंथ ऑफ मायोसिन, जो मायोसिन की लेंथ है वो एक्चुअल में ए बैंड है। तो ए बैंड है क्या, ए बैंड का मतलब क्या है,
लेंथ ऑफ मायोसिन, मायोसिन की जो लेंथ है ना वो ए बैंड है। लेंथ ऑफ मायोसिन जो दिख रही है ना आपको, ये पूरा ए बैंड है, यहां से यहां तक जो लेंथ ऑफ मायोसिन है ये ए बैंड है। यानी ए बैंड अगर आई बैंड के संग ओवरलैपिंग करता है तो उसको ओ बैंड बोल दोगे। ए बैंड अगर आई बैंड के साथ ओवरलैपिंग करता है तो उसको ओ बैंड बोल दोगे। और जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है उसको एच जोन बोलते हैं। समझना मेरी बात, ठीक है। इसको अलग से समझाता हूं मैं अच्छी तरीके से। यानी एनाइसोट्रॉपिक बैंड के अंदर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो टाइप के बैंड देखने को मिल रहे हैं। एक तो ओ बैंड, ओ बैंड का मतलब हो गया ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ आई एंड ए बैंड। जहां आई और ए बैंड आपस में ओवरलैपिंग करते हैं उसको ओ बैंड बोल देते हैं, ठीक है। और एक होता है एच जोन। एच जोन समझते हो, हैंसन जोन भी बोलते हैं इसको। एच मतलब हैंसन, हैंसन जोन, एच मतलब हैंसन, ठीक है। इट इज अ नॉन ओवरलैपिंग पार्ट, नॉन बिटवीन ए बैंड, ए बैंड के बीच में जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट दिखता है, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन ए बैंड, वो एक्चुअल में एच जोन है, हैंसन जोन, हैंसन जोन, ठीक है। वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखो, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन ए बैंड, ए बैंड के बीच में जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है इसको हम एच जोन या हैंसन जोन बोलते हैं, ठीक है। सेंटर में अगर ध्यान से देखो ना, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ध्यान से देखो अगर, तो आपको एक लाइन भी दिखेगी। सेंटर में एक लाइन होती है, ये एक लाइन होती है। लाइन का मतलब एक प्रोटीन होती है, लाइन क्या बोलोगे, एक प्रोटीन होती है जो कहीं ना कहीं मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है मिडिल में से, ठीक है। समझ रहे हो, इसको एम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम लाइन, जो सपोर्ट प्रोवाइड कराती है इसको बोलते हैं एम लाइन। एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसके बारे में, एम लाइन, ठीक है। तो एम लाइन कहां प्रेजेंट होती है, एम लाइन प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड, एम लाइन प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड, जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड। समझना मेरी बात। एम लाइन, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और दूसरा आएगा जेड लाइन, ठीक है। तो एम लाइन कहां होती है, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड, जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड। ये क्वेश्चन बन रहे हैं आज की डेट में नए क्वेश्चन, कि बताओ एम लाइन किस बैंड के बीच में होती है, जेड लाइन किस बैंड के बीच में होती है। ध्यान से देखो, एम लाइन पूरे ए बैंड के ठीक मिड में होती है, एम लाइन। जेड लाइन ध्यान से देखो, आई बैंड के बीच में आपको दिख रही है जेड लाइन। जेड लाइन का देखने को मिल रही है आई बैंड के बीच में, ठीक है, आई बैंड के बीच में जेड लाइन, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां एक्टिन ओनली प्रेजेंट होता है, ये मायोसिन होता है। यहां क्या होता है, मायोसिन, मायोसिन। पर जहां पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलेप करते हैं, ए और आई बैंड, एक्टिन और मायोसिन ओवरलेप करते हैं उसको ओ बैंड बोलते हैं। और जो मायोसिन का नॉन ओवरलेपिंग वाला पार्ट होता है उसको एच जोन बोलते हैं। एक्चुअल में ए बैंड क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ मायोसिन, मायोसिन की जो लेंथ होती है ये है ए बैंड, ठीक है। एम लाइन प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड और जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड। अब बताओ समझ में आया ये कंसेप्ट है, नहीं आया? चाहिए मुझे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। ओके, यार आग लगनी चाहिए, पूरा एकदम कंसेप्चुअल क्लियर करा दिया है कि एक्चुअल में किसके बीच में क्या होता है। ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब इसमें पूछते हैं कि एक सार्कोमियर में क्या क्या आता है। सार्कोमियर इजिकल टू क्या होता है, सार्कोमियर इजिकल टू आधा तो आई बैंड होगा, आधा आई बैंड होगा,
प्लस पूरा ए बैंड होगा प्लस आधा आई बैंड होगा, यानी एक सार्कोमियर में आधा आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आधा आई बैंड, ये सिंगल सार्कोमियर होता है। कुछ भी नहीं छोड़ा बेटा इसमें, एक एक चीज मैं क्लियर करा रहा हूं, एक एक चीज। एम लाइन किसके बीच में होती है? ए बैंड के बीच में होती है, और जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? यस या नो? बीएमएस, बीएमएस गर्दा, बहुत बढ़िया, सुपर। ये मुझे बिहार जाके पता चला, पटना जाकर के, कि गर्दा क्या होता है। गर्दा, गर्दा मचा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो मजा भी आया नहीं, मजा तो अभी और आएगा। हाँ, अब आओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब चीज समझ में आएगी कि जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं कोरिलेट कर रहा हूं। ठीक है, ये मान लो बोन है, दिख रही है ना ये ऐसे, अब दिखेगी, ये बोन है, दिख रही है बोन? बोन जुड़ी है मसल से, किसकी हेल्प से? टेंडन की हेल्प से। बोन जुड़ी है मसल से, किसकी हेल्प से जुड़ी है बोन मसल से? फिर से समझो, ये बोन है, दिख रही होगी बोन, ये बोन है, बोन जुड़ी है मसल से, बीच में व्हाइट व्हाइट क्या दिख रहे हैं आपको? टेंडन। और ये क्या है? मसल्स। अगर मैं मसल्स की बात करता हूं तो मसल्स का आगे का हिस्सा दिखाऊंगा आपको, ये ऐसे। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मसल किसका बंडल है? मसल इन फेसिकल्स का बंडल है। मसल इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स। क्लियर है बिल्कुल? मसल इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स। फेसिकल्स इज अ मसल बंडल, समझना। अब मैं बात करूंगा फेसिकल के अंदर क्या है। फेसिकल के अंदर दिख रहे हैं आपको ये मसल फाइबर। फेसिकल के अंदर क्या है? मसल फाइबर, जिसको मसल सेल भी बोल सकते हो, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्लियर है? और मसल फाइबर के अंदर क्या है? छोटे छोटे मायोफाइब्रिल। अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल, समझना मेरी बात, मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल के अराउंड जो लेयर होती है, या मसल फाइबर के अंदर जो लेयर होती है, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। और जो किसको कवर करके रखती है? एक लिक्विड को, उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चर में कोई डाउट? स्ट्रक्चर में कोई डाउट? अरे अब तो गर्दा कर दो। ठीक है, खुद ही बोल देता हूं मैं, ठीक है, कोई नहीं। यार तुमसे तो एनर्जी मिलती है यार, कहां से एनर्जी लेके आएंगे? ठीक है, बिल्कुल यही एनर्जी का सोर्स है और कुछ भी नहीं है। सोचिए, एक बंद कमरे में एक कैमरा सामने है, अगर तुम्हारे मैसेज ना हो तो बस खत्म, भूल जाएंगे हम कहाँ बैठे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, रुकेंगे नहीं, अब इसके अंदर की बात करते हैं। अच्छा, कार्डियक मसल से अभी मैं आगे कराऊंगा, कार्डियक मसल्स तो मैं आगे कराऊंगा, ये भी आगे कराऊंगा, स्मूथ मसल्स। हाँ, स्मूथ मसल्स आगे चलेंगे, अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके। अब आओ, अब ध्यान से देखो, अब समझना सारे बैंड्स को अच्छी तरीके से। जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है? मायोसिन, ए बैंड। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ए बैंड क्या है? ए बैंड का मतलब है रेड कलर की लाइन। रेड कलर की जो लाइन है वो ए बैंड है। ए बैंड का मतलब है रेड कलर की लाइन। अब ध्यान से देखो, क्या रेड कलर की लाइन मूव कर रही है? नो, नो, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा रेड कलर की लाइन में। यानी मायोसिन हमेशा स्टेबल रहती है। एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन आएगा, जेड लाइन से एक्टिन जुड़े होते हैं या मायोसिन जुड़े होते हैं? जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट जुड़े होते हैं, मायोसिन नहीं जुड़ा होता।
जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट जुड़े होते हैं, तभी तो एक्टिन फिलामेंट जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब जेड लाइन पास और दूर होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। समझना, ए बैंड की वजह से नहीं, आई बैंड। आई बैंड क्या है? आई बैंड इज अ लेंथ ऑफ ओनली और ओनली एक्टिन। ठीक है, देखो जेड लाइन आ गई, एम लाइन मिडिल में होती है, ठीक है, मिडिल में एम लाइन होती है, ठीक है। ए बैंड इज अ लेंथ ऑफ मायोसिन, लेंथ ऑफ मायोसिन ए बैंड है। आई बैंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन देखने को मिलते हैं वो आई बैंड होता है। एच जोन नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट, जो ओवरलैप नहीं कर रहा, वो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, उसको एच जोन बोलते हैं। और जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता है उसको ओ बैंड बोलते हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आया या नहीं आया? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, मान लो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, तो सार्कोमियर की लेंथ कम होगी या ज्यादा? सार्कोमियर क्या है? इट इज अ पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। तो जेड लाइन पास आ रही है तो लेंथ कम होगी। समझना मेरी बात, समझना अच्छी तरीके से। मान लो ये जेड लाइन है, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो जेड लाइन और पास आई। समझना, जेड लाइन, अरे मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रही, अरे यार, जेड लाइन और पास आई। समझना मेरी बात, एक ही दिखा रहा हूं मैं, एक ही, इसी से क्लियर हो जाएगा। देखो ये है, समझना, समझने की कोशिश जरूर करना बेटा, ठीक है। ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये बीच में क्या है? ये मसल्स अभी देखो यहां पर है, ये 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 क्लियर है? ये आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। अगर मैं आपसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में पूछूं जेड लाइन का है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। आपसे पूछूं एच जोन का है, सर बीच वाला पार्ट एच जोन है। मैं आपसे पूछूं आई बैंड का दिख रहा है आपको? ये आपको आई बैंड दिख रहा है। ये आपको नन ओवरलिपिंग वाला पार्ट आई बैंड दिख रहा है। क्लियर बिल्कुल? मैं आपसे कहूं अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जेड लाइन पास जाते हैं दूर, जेड लाइन पास आते हैं, जेड लाइन पास आते हैं। तो सार्कोमियर की लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? जरा बताओ, सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो रही है इंक्रीज? लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज हो रही है। लेंथ ऑफ आई बैंड देखो, ध्यान से देखो, आई बैंड पहले इतना था, अब आई बैंड कितना रह गया? अब आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर गई ना, ये पास आ गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई और पास आ गई। समझना, ये और पास आ गई। तो ध्यान देखो, आई बैंड बढ़ा या घटा? देखो पहले आई बैंड ज्यादा था, अब इसके पास आने से आई बैंड कम हो गया, आई बैंड और कम हो गया, तो आई बैंड कम होता जा रहा है एक सार्कोमियर के अंदर। एच जोन बढ़ रही है कम हो रही है, एच जोन भी कम हो रही है, एच जोन भी कम हो रही है, पर ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ रहा है। समझना मेरी बात,
फिर और देखो मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट कर गई, और पास आ गई, और पास आ गई, तो आई बैंड, आई तो एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, ठीक है। यानी यहां पर क्या क्या होगा, आई बैंड बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, बहुत कम, एच जोन गायब हो जाएगी क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बैंड पर कोई इफेक्ट पड़ा, ए बैंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ए बैंड अनचेंज, ए बैंड पर कोई इफेक्ट नहीं बढ़ रहा। यानी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सार्कोमियर की लेंथ घटती है, आई बैंड कम होता है, एच जोन कम होती है, एम लाइन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन पर डिसअपियर हो जाएगी। लेंथ ऑफ ओ बैंड की लेंथ अकेली लौती है जो बढ़ेगी, ए बैंड अनचेंज। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। जब अभी मसल्स रिलैक्स है, ये रिलैक्स है, रिलैक्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे हो। तो रिलैक्स के टाइम पर कंडीशन ये होगी, आई बैंड बड़ा होगा, ओ बैंड छोटा होगा, एच बड़ा होगा, ओ छोटा होगा, आई बड़ा होगा। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर आई छोटा हो जाएगा, ओ बड़ा हो जाएगा, एच छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। जेड लाइन पास आएंगी। अब यहां क्या हो गया, आई छोटा हो गया, बीच वाला पार्ट गायब हो गया, एम लाइन डिसअपियर हो गई, एच जोन कम होती है और ये भी गायब हो जाती है, ठीक है। लेंथ ऑफ एच जोन कम भी हो सकती है और कंप्लीट ओवरलैपिंग में डिसअपियर भी हो सकती है, डिसअपियर गायब भी हो सकती है, ठीक है। समझ रहे हो। बस एक ओ बैंड ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ता जा रहा है और ए बैंड पर कभी कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ मायोसिन उतनी ही है हर केस में, क्योंकि मायोसिन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। जरा बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। ओ बैंड, ओ देखो, ओ तो क्या करता है, ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है ना, ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है, नहीं दिख रहा, ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है, ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है, ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है, बीएमएस। अगर अभी भी बीएमएस नहीं होगा तो अब यहां से बीएमएस होगा। अब देखो ए बैंड पर क्या कोई इफेक्ट आ रहा है, ध्यान से देखो, ए बैंड पर क्या कोई इफेक्ट दिख रहा है आपको, ए बैंड, ए बैंड यहां से यहां तक, ए बैंड, ए बैंड जितना है उतना ही है, अनचेंज, ए बैंड अनचेंज। जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना तो ये आई एक दूसरे को ओवरलेप कर जाएंगे, ठीक है। ए बैंड अनचेंज, अनचेंज। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन पर ये पूरी एम लाइन गायब हो जाएगी, जेड लाइन पास, देखो जेड लाइन पास आ रहे हैं, जेड लाइन पास आ रहे हैं, ठीक है। एच जोन देखो, एच जोन कम हो रही है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, एच जोन क्या होती है, कम हो जाती है। आई देखो, आई इतना आई है कम, आई जेड लाइन पास आ रही है तो आई कम हो रहा है, जेड लाइन पास आ रही है तो आई कम हो रहा है। ध्यान से देखो आई पर, एक एक बैंड पर ध्यान लगाओ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ये दो जेड लाइन, ये चल रहा है कॉन्ट्रैक्शन। अब ध्यान से देखो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आई बैंड कम हो रहा है, ए बैंड पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, एच जोन कम हो रही है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन पर एम लाइन एच जोन गायब हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ओ बैंड बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ रहा है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। एक बच्चा लिख रहा है सर, आई एम ड्रॉपर, कैन आई रीड एनसीईआरटी ओनली। बेटा कभी नहीं दिमाग में बैठेगी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी समझ रहे हो एक ऐसा ग्रंथ है जो मतलब हाईली कॉम्प्लेक्स है। उसको भाई मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखो, पर एनसीईआरटी को उस वे में पढ़ा रहा हूँ कि सारे कंसेप्ट एनसीईआरटी की लाइनें आपके ब्रेन में बैठ जाए। मेरे नोट्सों के बाद जब एनसीईआरटी रीड करोगे 2 4 5 बार, तब वो एनसीईआरटी लाइन आपके लाइन में बैठने की कोशिश करेंगे। अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे, लिख लो कोरे कागज पर, कभी याद नहीं हो सकती, ठीक है। एक बार आपको नोट्स देखने पड़ेंगे, फिर एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी जितने बार करोगे बेटर है। फिर एनसीईआरटी की लाइन है, जब कंसेप्ट सेट हो जाएंगे ना, फिर जब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की एक लाइन बोलेगी, सर ने बताया था देख इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, देख इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, तब एनसीईआरटी की एक एक लाइन डी कोड होगी। आप समझ रहे हो।
आपको पता ही नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो गुड़ गोबर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जीरो। पढ़ते रहो, रीडिंग मारते रहो। एक बच्चा कहता है सर मैंने जिंदगी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, कितने बार पढ़ी? 50 बार। कितना आता है? पूछ ली मैंने, कुछ लाने रटी हुई थी, इसके अलावा कुछ भी कंसेप्ट कुछ भी नहीं पता। एक भी टिल्ट करके क्वेश्चन पूछ रहा था, एक भी नहीं बता पा रहा था, तो वो चीज नहीं चलेगी बेटा। और खाली आपको वही बायो थोड़ी ना पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है आपको, केमिस्ट्री भी पढ़नी है आपको। अब तो चारों सब्जेक्ट में चाहिए मास्टरी, तब चीजें हो पाएंगी कुछ, ठीक है। अब बता, समझ में आया नहीं आया? टेस्ट तो संडे को ही होगा भाई, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है, एकदम सेट है ब्रेन के अंदर, है ना? ब्रेन में एकदम सेट है। चलो ये वाली सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक पार्ट हमारा यहां पर खत्म हो चुका है। हाँ, एनसीईआरटी के एक डायग्राम और है, ये देख लो। अच्छा, एनसीईआरटी का डायग्राम क्या बोलता है? एनसीईआरटी देखो, अभी रिलैक्स स्टेज है, सब चेक कर लो। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देख लो, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप कर जाएंगे। नीट में क्वेश्चन आया हुआ इस डायग्राम से भी। बॉडी फ्लूइड भी अगर जो, मैं बताता हूं, टेस्ट का सिलेबस आपको अपडेट कर देंगे। मेन टेस्ट का एक पार्ट टेस्ट होगा और एक फुल टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। यहां तक बताओ डायग्राम के अंदर, डीएमएस दिमाग में सेट। चलो ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा ये तो है, नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ये अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनती है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो कल, हाँ, ये नया टॉपिक चालू करेंगे कल। तो ये मसल्स से रिलेटेड आज हमने फिनिश कर दिया है, पूरा मैकेनिज्म फिनिश कर दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ, कल मसल्स वाला पार्ट पूरा एंड हो जाएगा, कल एंडिंग ऑफ मसल्स है, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है। कल मसल्स का एक्शन मैकेनिज्म भी करा दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कल वो कराऊंगा एक्शन मैकेनिज्म, पहली बात। और दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्लास मेरी होगी, आज दिन क्या है, ट्यूसडे, कल वेडनेसडे, ठीक है। जो अगले हफ्ते मेरी क्लास आएगी ना, उसमें स्केलेटल सिस्टम चालू होगा, नहीं नेक्स्ट वीक आपका स्केलेटल खत्म हो जाएगा, यानी लोकोमोशन मूवमेंट खत्म हो जाएगा। सीधे हम एंटर करेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। क्लियर बिल्कुल? नर्वस सिस्टम है, क्यूएमडी, आज नहीं है क्यूएमडी, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कराने के बाद क्यूएमडी में ऐड करूंगा, ठीक है। इसको बने हुए हैं, इसके ऐड करने के बाद एक साथ ऐड करूंगा मैं, ठीक है, जिससे कि उसका प्रिंट निकालने में और उसको टाइपिंग वाले को दिक्कत ना आए, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है? 41 हो रहे हैं, ठीक है। नहीं ठीक है, टाइम 40 पर हो गया, कोई नहीं, सही है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक आधे अधूरे नहीं छोड़ेंगे, फिर टॉपिक एक एक क्रॉस होगा, सर की क्लास में दिक्कत आ जाती है, इसलिए, ठीक है। टॉपिक लंबा चला जाएगा फिर। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में पूरा मैं एक्टिन समझाऊंगा, पूरा मैं मायोसिन समझाऊंगा, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा किस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। तो उसमें टाइम लगेगा, 10 मिनट में नहीं हो पाएगा वो, है ना। चलो बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं यार, दे रखे हैं मैंने, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं होमवर्क के अंदर, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, ये होमवर्क में करने हैं, कुछ पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। ये होमवर्क में है, करने हैं आपको, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे और बेटर, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट माय फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है। बाय बेटा, बाय 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 बाय।